नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी के बीच कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अभी देश में एक मुहिम चल रहा है, कर्ज मुक्त भारत अभियान। कर्ज मुक्त भारत अभियान का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के फॉर्म को ज़रूर भरें। हो सके और लोगों से भी भरवाएं, क्योंकि जो मुहिम चल रहा है उसमें शायद आपका भी बेनिफिट हो जाए, लोन माफ़ हो जाए। मैं जो मुहिम चला रहे हैं उनको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूं, जब से ये स्टार्ट हुआ मुहिम। तो जितना भी मैंने समझा, बात तो अच्छा कर रहे हैं कि यदि आपका बिजनेस ख़राब हो गया लॉकडाउन के वजह से या कोरोना काल में या जीएसटी नोटबंदी जो भी है, यदि बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ हो सकता है, तो गरीब मजदूर किसान इन लोगों का लोन क्यों नहीं माफ़ हो सकता है। तो बात तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का जो कंटेंट हम देने जा रहे हैं उसकी जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है, और लोन माफ़ होगा या नहीं होगा ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कुछ जानकारी, जो परेशानी आ रहा है लोगों को, जो मुझे समझ आया, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि लोन क्या होता है, लोन कैसे मिलता है, लोन कितना लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लोन कब लेना चाहिए, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। और लोन लेते वक्त सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्या आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है बैंक पूरा तो नहीं दे रहा है, या कुछ इन्फॉर्मेशन गड़बड़ तो नहीं दे रहा है, कुछ बातें छिपा तो नहीं रहा है। हम इन बातों पे बात करेंगे। तो लोन लेते समय आपको समझना क्या है, आइए बारी बारी से हम पॉइंट लेकर के एक एक चलेंगे, उसके बारे में ध्यान देना है। लोन दो तरह से इशू होता है, एक सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। लोन का मतलब हम कर्ज कह सकते हैं, कर्ज। तो देखिए, गांव में बोलचाल के भाषा में कहते हैं, भाई हमको कुछ पैसे दे दो, हम कुछ दिन के बाद दे देंगे। तो कहता है कि भाई पैसे तो दे देंगे, लेकिन हो सकता है तुम ना लौटाओ तो आप कहते हो अच्छा ऐसा करो ना कि हमारा घड़ी रख लो, हम लोन जब चुका देंगे तो घड़ी हमको वापस कर देना। तो वो जो घड़ी रखने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। तो कहता है कि जब कोई लोन देने वाला बैंक, व्यक्ति या जो भी XYZ हो, वो यदि कुछ वस्तु रख करके लोन दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। जो बिना कुछ रखे, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं सिक्योरिटी है, आप क्या काम करते हैं नहीं करते, कुछ भी नहीं पूछ रहा, लोन धड़ल्ले से आपको दे दिया, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अब दोनों में सबसे बड़ा अंतर कि यहाँ पर ब्याज कम होगा, यहाँ पर ब्याज ज़्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अनसिक्योर्ड लोन में ब्याज ज़्यादा होगा। उसका कारण कि भाई डूबेगा पैसा, डूबने का चांस ज़्यादा है, तो वो ब्याज दर ज़्यादा लेना चाहेगा कि चलो कुछ ब्याज में वसूल हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, कैपिटल कहीं नहीं जाना चाहिए। तो अनसिक्योर्ड लोन में जहाँ पर आप गिरवी नहीं रखते हैं, कोई सामान बदले में नहीं देते हैं, तो वो लोन हमेशा महंगा होगा। अब आइए आगे, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्या जानकारी रखना चाहिए, लोन लेते समय ब्याज दर क्या होना चाहिए, ये हमेशा मैटर करता है। तो देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से एक बेस रेट होता है कि कम से कम तो इतना बेस रेट पे ब्याज लगेगा। अब अभी 10% या 10.5% के करीब करीब चल रहा है बेस रेट, वो देख लीजिएगा बेस रेट क्या है, कि 10.5 से कम कोई भी बैंक लोन नहीं आपको देगी। कारण होता क्या है कि आरबीआई ही सबको पैसा देती है आगे बिजनेस करने के लिए। तो वो आरबीआई के गाइडलाइन में होता है कि आरबीआई तो कम से कम इतना चार्ज कर रही है,
तो भाई आपसे तो ज़्यादा लेगा। तो अब ध्यान देना है कि जो बेस रेट होता है इससे कभी भी लोन लें तो 3 या 4% से ज़्यादा तो कभी भी मत लें, कभी भी मत लें। हाँ, इमरजेंसी है, ज़रूरत है, ये सेपरेट इशू है, आपकी मजबूरियाँ क्या है। खैर, अब दूसरी बात जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखें कि जो एफडी होता है, एफडी पर ब्याज दर, इससे डबल से ज़्यादा कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। कि एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के डेट में 7.5% चल रहा है, तो आप 14% से ज़्यादा तो 15% से ज़्यादा कभी भी लोन लें ही ना, कभी भी नहीं। ये सब लोन चुकेगा ही नहीं आपसे। इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन लेते समय कि हमें ब्याज दर कितना देना है। क्लियर है? आगे आ जाइए। ईएमआई शेड्यूल चार्ट, जब आप कभी भी किसी से लोन लेते हैं तो ईएमआई शेड्यूल चार्ट जरूर बना लें। अब ईएमआई शेड्यूल चार्ट कैसे बनेगा? तो आप ऑनलाइन जाइए, ईएमआई कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर आप गूगल पे टाइप कर दीजिए। ईएमआई कैलकुलेटर गूगल पे टाइप करिएगा तो आपको कैलकुलेटर आ जाएगा। उसमें क्या है, कॉलम रहेगा लोन अमाउंट, उसके बाद रहेगा टाइम, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, उसमें रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब लोन टाइम अमाउंट में आपको मंथ में भी कभी कभी कैलकुलेटर मिलेगा और ईयर में भी कभी कभी कैलकुलेटर मिलेगा, तो आप उस हिसाब से भरिएगा। अब लोन अमाउंट हो गया, अब इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिएगा। जैसे ही आप उसको कैलकुलेट या ओके करिएगा तो आपका ईएमआई चार्ट बन जाएगा कि कब क्या क्या रेट देना है। और ये यदि नहीं बनेगा तो आपको टोटल ब्याज कितना लग रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है और प्रिंसिपल कितना जा रहा है और इंटरेस्ट कितना जा रहा है, ये आपको उसमें दिख जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करने का कि यदि शॉर्ट टर्म आप लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म 2 साल 3 साल 4 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए ले रहे हैं, या गाड़ी वगैरह वाले में लोन लेते हैं, कार लोन में तो ठीक है 7 साल के लिए लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये कभी भी ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कभी भी 30 से 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 30% से ज़्यादा कभी भी शॉर्ट टर्म का ब्याज होना ही नहीं चाहिए। यानी कि आप 1000 रुपया लेते हैं तो 300 रुपया से ज़्यादा ब्याज नहीं पे करना है। यदि 1000 रुपया में 300 से ज़्यादा पे करने वाली हिसाब किताब बन रहा है तो उस लोन से सावधान हो जाइए। कहने का मतलब कि 100 रुपया लेकर के आप मैक्सिमम 30 रुपया आपको ब्याज देना पड़े, यानी 100 रुपया ले रहे हैं ना तो 130 रुपया लौटाएं, इससे ज़्यादा का हिसाब किताब ना रखें शॉर्ट टर्म वाले में। लॉन्ग रन का लोन जो होता है वो सिर्फ हाउस लोन होता है, इसके अलावे कोई लोन नहीं लॉन्ग रन में होता है कि 20 साल 25 साल 30 साल। उसमें भी हम बताएंगे हाउस लोन के बारे में कि क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फोकस करना है कि कितना ब्याज दर हो। उसके बाद आपकी जो कमाई है, जो आप लोन चुकाते हैं, तो लोन चुकाने में हमेशा आपका जो मंथली इनकम है इसका 50% से ज़्यादा लोन का ईएमआई ना बनाएं। यदि आप 10,000 रुपया कमाते हैं महीने का तो 5,000 से ज़्यादा का ईएमआई आप चुका ही नहीं सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। जो मंथली इनकम है उसका 50% से ज़्यादा आप चुका ही नहीं पाइएगा। तो ऐसे लोन से सावधान कि जहां आपकी ईएमआई आपके मंथली इनकम का 50% से ज़्यादा बन रहा है। हमेशा कम पे ध्यान देना है, 40% कंफर्टेबल होता है। अब आगे हम आएंगे, ईएमआई कैलकुलेटर समझ में आ गया। ये ईएमआई शेड्यूल चार्ट में क्या होता है, डेट होता है। बैंक से जब आप लोन लेते हैं, किसी भी फाइनेंसर से लोन लेते हैं
तो ईएमआई शेड्यूल चार्ट जरूर मांगें। ईएमआई शेड्यूल चार्ट यदि नहीं मांगते हैं तो आप धोखे में पड़ेंगे। ईएमआई शेड्यूल चार्ट में क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट, कि किस डेट को आपका ईएमआई जाएगा, महीने का डेट, उसके बाद ईएमआई कितना अमाउंट जाएगा, उस ईएमआई में प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, इसके बाद बैलेंस क्या रह जाता है पहले एक ईएमआई जाने के बाद। तो ये बैलेंस, यानी इसमें 5 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5। डेट होगा, ईएमआई का अमाउंट होगा, प्रिंसिपल कितना जा रहा है वो होगा, ब्याज कितना जा रहा है वो होगा, और उसके बाद बैलेंस कितना बचा ये होगा। तो किसी भी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो पहले तो ईएमआई कैलकुलेटर आप ऑनलाइन पे कैलकुलेट कर लीजिए, सारा कुछ भर करके लोन अमाउंट, मंथ या ईयर, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ से आप ईएमआई शेड्यूल चार्ट बन जाएगा आपका। और दूसरा जो है ईएमआई शेड्यूल चार्ट, यदि बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वालों से कहिए कि भाई हमको ईएमआई शेड्यूल चार्ट बना के दे दो। ईएमआई चार्ट आप यदि आसान भाषा में समझें तो हर महीने जो पैसे देते हैं उसका हिसाब, कि उसमें मूलधन कितना जा रहा है मेरा और ब्याज कितना जा रहा है, इसका चार्ट बैंक वाले से, फाइनेंसर वाले से ज़रूर हासिल करें। यदि आप नहीं हासिल करते हैं तो आपके पास हिसाब नहीं होगा। और उसमें एक ईएमआई दिए तो उसको टिक कर लीजिए कि मैंने पे कर लिया, उसके बगल में लिख दीजिए कि इस डेट को पे किया। अगला ईएमआई दिए तो उसको भी पे कर डेट लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि लोन पेमेंट का जो मॉनिटरिंग है उसको कैसे देख रेख कर रहे हैं कि हम कितना दिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि ईएमआई शेड्यूल चार्ट हमेशा मांगिए बैंकों से कि ईएमआई शेड्यूल चार्ट हमें दे दो। अब आगे है रेट कैलकुलेटेड, कि रेट कैलकुलेटेड फ्लैट होगा या रिड्यूसिंग होगा, इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। फ्लैट उसको कहते हैं कि मूलधन चुका भी दीजिएगा ना तो ब्याज दर वो उसी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा जो अमाउंट आपने लिया था। मान लिया जाए 1 लाख लिए और 20,000 चुका दिए, तब भी ब्याज 1 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होते रहेगा। उसको बोलते हैं फ्लैट। फ्लैट का मतलब सीधा सीधी समूचे अमाउंट पे समूचे समय के लिए लगा देना। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। रिड्यूसिंग में क्या होता है, घटते क्रम में, कि ब्याज जो है धीरे 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 कम हो जाएगा क्योंकि वो रिड्यूसिंग है। तो ये ध्यान देना है, रिड्यूसिंग और फ्लैट हमेशा लोन रिड्यूसिंग पे लेना है, ये ध्यान दीजिए। याद रखना है क्या कि लोन हमेशा रिड्यूसिंग पे, घटते हुए ब्याज पे लेना है, कि जब वो प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे घटता है तो ब्याज भी घटता है। लेकिन फ्लैट में प्रिंसिपल अमाउंट घटने के बावजूद ब्याज दर नहीं घटता है। अब आ जाइए ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर आप गूगल पे सर्च करिएगा, ईएमआई कैलकुलेटर दिख जाएगा। अब आइए ईएमआई अमाउंट। ईएमआई अमाउंट के बारे में हम बता दिए कि जो आपकी मंथली इनकम है, जो फिक्स्ड मंथली इनकम है, उसके हिसाब से लेना है। और ईएमआई अमाउंट जो है आपकी मंथली इनकम का 50% से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। यदि एक लोन लिए हुए हैं फिर दूसरा लोन लिए तो वो देखना है कि क्या हमारा 50% पे आ गया है कि नहीं। यदि आ गया है तो लोन लेने से सावधान हो जाइए, लोन लेने से बचिए। यानी कि आप ईएमआई जो चुकाते हैं वो 50% से ज़्यादा आपके महीने की कमाई का नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे कि रेट कैलकुलेटेड जो फ्लैट और रिड्यूसिंग क्या होता है, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट। अब यहाँ पर आपको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाएंगे कि फ्लैट रेट पे जब आप कोई रकम लेते हैं तो ब्याज कितना बन जाता है, और जब घटते हुए रिड्यूसिंग पे आप लेते हैं तो क्या ब्याज बनता है। अब एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं कि महीने का 1% ब्याज और 12,000 रुपया का लोन लिए, कि 12,000 का लोन लिए 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, कि हम हजार रुपया उसको हर महीने हम दे देंगे। मेन समझना क्या है कि फ्लैट रेट
जब बोलेगा कि हम पूरे पे इतना लेंगे हमेशा के लिए। तो आप देखिए कि 12,000 पे 1%, तो 12,000 का 1% बटा 100 ये होता है कैलकुलेशन। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी ये 120, यानी 120 रुपया वो 12 महीने के लिए लेगा। तो आपको ब्याज कितना बन जाएगा? 1440 रुपया बन जाएगा। 120 रुपया 12 महीने के लिए लेगा तो 1440 बन जाएगा। 1000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट लौटाइए और ये ब्याज हो गया। रिड्यूसिंग में क्या होता है कि 12,000 रुपया आप लिए तो जो पहला महीना का ब्याज है वो तो बनेगा 12,000 पर 1% बटा 100 यानी कि 120। लेकिन जब पहला महीने आप 1,000 लौटा दिए तो मूलधन रह जाएगा 11,000, इस पे 1% के हिसाब से बन जाएगा 110। अब दूसरा महीना जो है 1,000 मूलधन लौटा दिए और 110 रुपया ब्याज लौटा दिए तो तीसरे महीने के लिए रह जाएगा 10,000 और 10,000 पे 1% बनेगा ब्याज, तो ये बनेगा 100 रुपये बनेगा। इस तरह से 120 बनेगा, 10, 100, 100, 90, 80, 70 धीरे धीरे घटते जाएगा। तो ये जो टोटल ब्याज बनेगा वो बना 780 रुपया। अब फ़र्क देखिए कि जब आप रिड्यूसिंग लेते हैं और आप फ्लैट लेते हैं तो कितना का अंतर है। जब आप इस एग्जाम्पल में 1% मासिक ब्याज के दर से 12,000 रुपया आप ले रहे थे फ्लैट में कि हमेशा शुरू से अंत तक लगते रहेगा, तो ब्याज बना 1440 रुपया। लेकिन जब आप रिड्यूसिंग पे ले रहे हैं तो आपका ब्याज बन रहा है 780 रुपया। अभी देखिए लगभग डबल है, लगभग दुगना ब्याज बन जाता है। अब दुगना ब्याज बन जाता है। अब आप खुद सोचिए कि यदि हम फ्लैट पे ले लिए जाने अनजाने में, आपसे तो लोन चुकेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि लोन हमेशा रिड्यूसिंग पर लें। लोन का ब्याज दर 13-14% से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कोई भी लोन लें आप 13-14% से आज के डेट में जो 13-14% से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि मंथली ब्याज दर 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से ज़्यादा बहुत तो बहुत 1.25%, 1.25% से मंथली ब्याज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गांठ बांध लीजिए, आज के डेट में 1.25% से ज़्यादा आप साहूकार से ले रहे हैं, जिससे भी मर्जी लें, 1.25% से ज़्यादा कभी भी ना लें। हाँ, इमरजेंसी अलग है, चुकाना है या जो भी है, लेकिन हम तो ये सजेशन देंगे कि किसी भी कीमत पे 1.25% मंथली ब्याज के दर से ज़्यादा ना लें। या तो आप बाद में भी कष्ट झेलिएगा और पहले ना लीजिएगा लोन, तब भी कष्ट झेलिएगा। तो ये आप ध्यान रखिए लोन लेते समय। अब ध्यान देना है क्या आगे इसमें कि ईएमआई कैलकुलेटर का हम लिंक दे दिए हैं, जो अभी शहनवाज चौधरी भारतीय जी चला रहे हैं एक मुहिम, जिसमें कर्ज की माफ़ी के लिए बात किया जा रहा है। तो आप उसका फॉर्म ज़रूर भरें। मेरा भी पर्सनल लोन है, लेकिन मैं चुकाने की स्थिति में हूँ तो मैं भरना उचित नहीं समझता हूँ। जो चुकाने की स्थिति में नहीं है उनको ज़रूर भरना चाहिए ये लोन कर्ज माफ़ी वाला, कि परेशानी से बचने के लिए कर्ज माफ़ी का फॉर्म जो है ज़रूर भरिए, जो चुकाने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए, कभी भी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो फॉर्म है वो हमेशा भर करके एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास भी रखिए कि ये डाटा ये पार्टिकुलर में हम भरे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनके टीम से कांटेक्ट करिए। 2-4 नंबर फ्लैश होते रहता है, तो खैर हम सिर्फ लिंक दे देते हैं, आप लिंक पे ज़रूर जाएं और फॉर्म को भरें। जय हिंद, जय भारत।